कहते हैं जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, आपकी इज्जत और आपका हक है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति आहूजा। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की जो वर्तमान में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की, जो कि अहमदाबाद के मोटेरा में 1972 से स्थित है। यानी इसे स्थापित हुए 54 वर्ष हो गए हैं और ये लगभग 10 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। आपको बता दें, भारत सरकार को 2036 ओलंपिक के लिए 650 एकड़ की जमीन चाहिए, जिसके लिए वह इस 10 एकड़ से भी कम क्षेत्र में फैले आश्रम पर अधिग्रहण करना चाहती है। हाल ही में इस आश्रम को शर्त भंग का नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ कुछ न्यूज चैनल्स और अखबारों ने आश्रम पर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद फैसला आप कीजिएगा कि क्या इस आश्रम को तोड़कर 2036 ओलंपिक खेलों का मैदान बनाना उचित है या नहीं। क्या है सच्चाई? क्या आश्रम के पास जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या आश्रम ने कब्जा किया है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस अहमदाबाद आश्रम पर लगे हैं 3 आरोप, जो कि इस प्रकार है। आरोप नंबर 1, आश्रम ने अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया है। अब जानते हैं इसकी सच्चाई। सरकार ने आश्रम को 4 बार जमीन दी थी, 1980, 1992, 1997 और 1999। मतलब टोटल 4 बार अलग अलग हिस्सों में आश्रम को जमीन दी गई। गौरतलब है कि आश्रम की भूमि भाड़े या लीज पर नहीं ली गई है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से जमीन की कीमत देकर आश्रम ने ली है। अब हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 1980 में दी गई जमीन पर यदि शर्तों का उल्लंघन होता तो क्या सरकार 1992, 1997 और 1999 में 3 अलग अलग बार जमीन देती? दोबारा तिबारा फिर से जमीन देती? अब बात की जाए कि लैंड मेजरमेंट कब और कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि आश्रम की जमीन का 3 बार मेजरमेंट हो चुका है। पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2023 में और तीसरी बार 2024 में। जब पहली बार 2013 में लैंड मैपिंग यानी मापन हुआ, जिसके नक्शे भी आश्रम के पास मौजूद हैं, उसमें कहीं भी अतिक्रमण का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन जब 2036 ओलंपिक के लिए सरकार द्वारा स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाने की बात आई और 2023 में दोबारा मेजरमेंट हुए, तो नक्शे में अतिक्रमण दिखाया गया, जबकि वास्तव में भूमि उतनी ही है जितनी 2013 में नापी गई थी। जब उन्हें लगा कि गलत मापन हुआ है, तो फिर तीसरी बार 2024 में आश्रम ने डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जिला निरीक्षक भूमि अभिलेख में अर्जी कर सही भूमापन कराया, जिसमें आश्रम द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं मिला। और जिसे यह अतिक्रमण कह रहे हैं, वह आश्रम की आसपास की खुली जमीन पर किए गए केवल वृक्षारोपण को अतिक्रमण कह रहे हैं, जबकि यह वृक्षारोपण तो कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हुए हैं। वह भूमि आश्रम के कब्जे में है ही नहीं। आरोप नंबर 2, धार्मिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई भूमि पर आश्रम प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आश्रम के सभी सेवा कार्य चैरिटेबल उद्देश्य से किए जाते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे स्पिरिचुअल कैंप्स, स्टूडेंट, यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट कैंप्स, गरीबों के लिए फूड, क्लोथ और ग्रोसरी आइटम डिस्ट्रीब्यूशन, भजन करो भोजन करो योजना, डिजास्टर रिलीफ कैंप्स, डी एडिक्शन कैंप्स, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैंपेन, पेरेंट्स वर्शिप डे और तुलसी पूजन दिवस। इसके अतिरिक्त कुछ सेवाएं नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत से साधकों को चलाने की अनुमति दी गई है, जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाखाने और सत्साहित्य साहित्य सेवा। एक तरफ तो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत से चलने वाली सेवा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आश्रम के ही पास स्थित क्रिकेट स्टेडियम को जमीन दी गई है।
जिसकी शर्तों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस जगह का उपयोग खेल कूद के अलावा अन्य कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन इस जगह पर रामाडा होटल चल रहा है, तरह तरह की पार्टीज व अन्य कई फंक्शन हो रहे हैं, क्लब हाउस भी बनाया गया है। इन सब से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, परंतु इस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया गया। क्यों? क्या यह करोड़ों का व्यापार प्रॉफिटेबल नहीं लगता? परंतु समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से की जाने वाली निःशुल्क और नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत से चलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और साहित्य प्रचार की सेवाएं प्रॉफिटेबल लग रही हैं। आरोप नंबर 3, आश्रम ने किसी भी निर्माण कार्य के प्लान अप्रूव नहीं कराए हैं। सच्चाई क्या है? सरकार द्वारा जो 4 भूखंड लैंड प्लॉट्स दिए गए थे, हकीकत में केवल वर्ष 1980 वाली जमीन के लिए ही प्लान अप्रूव कराने की शर्त थी और उसका प्लान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंप्लीटली अप्रूव्ड है और उस पर गुरुकुल चल रहा है, जिसे गुजरात की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दी हुई है। तो यह कहना सरासर गलत है कि कोई भी प्लान मंजूर नहीं कराया गया। बाकी के जो 3 भूखंड पर कंस्ट्रक्शन वर्क थे, उनका प्लान अप्रूव कराने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वे निर्माण कार्य भूमि के सहित ही रेगुलराइज करके ही आवंटित किए गए थे। निर्माण कार्यों के प्लान स्वीकृत करने हेतु फरवरी 2023 में कुल 30 अर्जियां लगा दी गई थी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शर्त भंग की नोटिस 7 महीने बाद अगस्त 2023 में मिली है। अगर सर्वे करवाया जाए तो इस संस्था के द्वारा कितने लोगों को स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन प्राप्त हुआ, तो यह आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। यदि आपकी ऐसी वेदांत ज्ञान का प्रचार करने वाली आध्यात्मिक संस्था के प्रति संवेदना नहीं रहेगी, तो धर्म का प्रचार और एवं सुरक्षा कैसे होगी? याद रखिएगा, आने वाली तमाम पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जब इंच टेप लेकर आश्रम का गलत भूमापन किया जा रहा था, तो आप शांत कैसे बैठे रह गए? इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि किसी हिंदू राजा ने हिंदू मठ, मंदिर या आश्रम तोड़े हों, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा भयावह कृत्य, ऐसा अपराध आगे भी किसी के द्वारा ना हो। आश्रम को यदि सिर्फ भूमि की नजर से देखोगे तो नुकसान हमारा ही होगा। एक स्पिरिचुअल सेंटर, एक आश्रम को डेवलपमेंट के नाम पर तोड़कर न विकास संभव है, न भारत का विश्व गुरु होना संभव है। यदि सनातन धर्म का एक स्तंभ गिरा और इस आश्रम पर अधिग्रहण हुआ, तो दूसरे सनातन संस्कृति के केंद्र भी गिराए जा सकते हैं। अब जब आप सच्चाई जान ही गए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी पूरी शक्ति से इस आश्रम की सुरक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे और तन मन से पूर्ण सहयोग करेंगे। फैसला आपको करना है कि आप किसकी तरफ हैं, डेवलपमेंट विदाउट स्पिरिचुअलिटी या डेवलपमेंट विद स्पिरिचुअलिटी। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।